आजकल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हर तरफ है और इसके कोर में है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एएनएन्स और डीप लर्निंग। हाँ, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी आजकल इमेज पहचानने से लेकर हमारी आवाज समझने तक सब जगह यूज हो रही है। सही। पर ये असल में है क्या और ये मशीनें सीखती कैसे हैं? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर इनके पीछे के जो आइडियाज हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। आज कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें, परत दर परत खोलते हैं इसे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या ये सच में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह है? सुना है शुरुआत का आइडिया वहीं से आया था। हाँ, प्रेरणा तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से ही मिली थी एक तरह से। परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ था। और ये दिखते कैसे हैं? मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? लेयर्स वगैरह होती हैं? हाँ बिल्कुल। सोचिए जैसे जानकारी कई स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले होती है इनपुट लेयर, जहां डेटा आता है। एग्जैक्टली जैसे किसी तस्वीर के पिक्सल वैल्यूज। फिर बीच में आती हैं हिडन लेयर्स, एक भी हो सकती है कई भी। अच्छा। यहीं पर असली काम होता है पैटर्न पहचानने का। और आखिर में होती है आउटपुट लेयर, जो हमें फाइनल रिजल्ट देती है। जैसे कि ये तस्वीर बिल्ली की है। हाँ बिल्कुल वही। और इन लेयर्स के बीच में वो कनेक्शंस होते हैं और उन पर वेट्स लगे होते हैं। सही पकड़ा। हर कनेक्शन का अपना एक वेट होता है। समझिए एक तरह का कंट्रोल है जो बताता है कि सिग्नल कितना स्ट्रांग होकर आगे जाएगा। ओके। और हर न्यूरॉन का अपना एक बायस भी होता है। ये एक तरह का थ्रेशोल्ड है जो तय करता है कि न्यूरॉन कितनी आसानी से एक्टिवेट होगा। अच्छा, तो इन्हीं वेट्स और बायस को बदलकर नेटवर्क सीखता है। बिल्कुल, यही वो नॉब्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान घुमाया जाता है। ठीक है, लेयर्स, कनेक्शंस, वेट्स, बायस, ये समझ आया। लेकिन एक और चीज होती है, एक्टिवेशन फंक्शन। वो क्या करती है? आपका न्यूरल नेटवर्क बस एक लीनियर मॉडल रह जाएगा। मतलब वो सिर्फ सीधी सीधी रिलेशनशिप ही समझ पाएगा। ठीक है। लेकिन दुनिया तो कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ। पैटर्न टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ, वो तो है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि रेलू बहुत पॉपुलर है, वो नेटवर्क में नॉन लिनियरिटी लाते हैं। इससे नेटवर्क कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाता है। जैसे चेहरे पहचानना या भाषा समझना। बिल्कुल। रेलू का फायदा है कि ये सिंपल है और कंप्यूटेशन में तेज भी। दिलचस्प। तो अब आते हैं सीखने पर। ये नेटवर्क इन वेट्स और बायस को सही करना सीखता कैसे? क्या प्रोसेस है इसका? इसका जो मेन आइडिया है वो है गलतियों से सीखना। हाँ। इसके लिए एक टेक्निक है बैक प्रोपगेशन। बैक प्रोपगेशन, नाम सुना है। हाँ, तो होता यह है कि पहले नेटवर्क एक अनुमान लगाता है डेटा देखकर। फिर हम देखते हैं कि ये अनुमान सही जवाब से कितना अलग है। अच्छा, मतलब गलती कितनी हुई? इस गलती को लॉस कहते हैं और इसे नापने के लिए लॉस फंक्शन होता है, जैसे मीन स्क्वायर्ड एरर या क्रॉस एंट्रोपी। ओके। फिर बैक प्रोपगेशन इस लॉस या गलती के सिग्नल को नेटवर्क में पीछे की तरफ भेजता है। पीछे की तरफ, इनपुट की ओर। हाँ, लेयर बाय लेयर। और इस सिग्नल के आधार पर हर कनेक्शन के वेट और हर न्यूरॉन के बायस को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया जाता है, ताकि अगली बार गलती कम हो। एग्जैक्टली। ये लगातार चलता रहता है, बार बार डेटा दिखाकर, जब तक गलती कम ना हो जाए। और ये जो एडजस्टमेंट है, ये ग्रेडियंट डिसेंट से होता है। वो पहाड़ से नीचे उतरने वाला उदाहरण सुना था। बिल्कुल सही उपमा है। लॉस फंक्शन को समझिए एक पहाड़ी लैंडस्केप। हमें सबसे नीचे घाटी में पहुंचना है जहां गलती सबसे कम हो। ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है? वो देखता है कि सबसे तेज ढलान किस तरफ है और उस तरफ एक छोटा कदम बढ़ाता है, मतलब वेट्स को अपडेट करता है। लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता होगा। SGD हाँ और एडम। हाँ, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट SGD बेसिक है। एडम जैसे ऑप्टिमाइजर्स थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं या हर पैरामीटर के लिए अलग अलग स्टेप साइज रखते हैं, ताकि हम जल्दी और सही जगह पहुंचे। बिल्कुल। ये पूरी प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन सीखने में कुछ दिक्कतें भी आती है ना, जैसे ओवरफिटिंग, जब मॉडल रट्टा मार लेता है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है। ओवरफिटिंग का मतलब है कि मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को तो बहुत अच्छे से सीख लिया, शायद रट ही लिया, पर नए डेटा पे फेल हो जाता है। सही। जैसे कोई छात्र सिर्फ पुराने सवाल रट ले और नए सवाल पर अटक जाए। इसके उलट अंडर फिटिंग होती है, जहां मॉडल इतना सिंपल है कि वो डेटा के जरूरी पैटर्न ही नहीं पकड़ पाता। तो बैलेंस चाहिए। हाँ, एक अच्छा मॉडल इन दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। एक और मुश्किल का जिक्र था, वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। ये क्या है? ये खासकर बहुत डीप नेटवर्क्स में होता है, जिनमें लेयर्स बहुत ज्यादा हों। बैक प्रोपगेशन में जब एरर सिग्नल पीछे जाता है, हाँ, तो हर लेयर से गुजरते हुए
वो या तो बहुत छोटा होता जाता है, इतना कि शुरू की लेयर्स तक पहुंचते पहुंचते लगभग गायब, वैनिश हो जाए। तो वो लेयर सीख नहीं पाती? हाँ, या फिर वो सिग्नल बहुत बड़ा एक्सप्लोड हो सकता है, जिससे ट्रेनिंग अस्थिर हो जाती है। ओह, अच्छा। तो इनके भी हल होंगे? हाँ, इनके लिए भी टेक्निक्स हैं, जैसे सही एक्टिवेशन फंक्शन चुनना या वेट्स को ठीक से इनिशियलाइज करना। ओके, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करें। जैसे केरास एपीआई का जिक्र था, ये क्या मदद करता है? केरास जैसी लाइब्रेरीज ने न्यूरल नेटवर्क बनाना बहुत आसान कर दिया है। ये हाई लेवल एपीआईज हैं, मतलब आप आसानी से लेयर्स जोड़कर मॉडल बना सकते हैं, बिना बहुत ज़्यादा डीप कोडिंग में जाएं। अच्छा, तो ये डेवलपर्स के लिए है। हाँ, और एक और बहुत काम की चीज़ है प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मॉडल हैं जिन्हें किसी और ने पहले ही बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन कर रखा है, जैसे इमेज नेट पर लाखों तस्वीरों के साथ। तो हमें दोबारा पूरी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती? नहीं, हम उस प्री ट्रेन मॉडल को लेकर उसकी सीखी हुई नॉलेज का फायदा उठाकर उसे अपने स्पेसिफिक काम के लिए थोड़ा और फाइन ट्यून कर सकते हैं। इससे टाइम और रिसोर्स बचते होंगे। बहुत ज्यादा, खासकर जब आपके पास खुद का बहुत बड़ा डेटा सेट ना हो। कमाल है। तो अगर समराइज करें, न्यूरल नेटवर्क्स लेयर्स, वेट्स, बायस और एक्टिवेशन फंक्शन से बनते हैं। हाँ, ये बैक प्रोपगेशन, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजर की मदद से डेटा से सीखते हैं। बिल्कुल और हमें ओवरफिटिंग और ग्रेडियंट्स जैसी चुनौतियों का ध्यान रखना पड़ता है। सही कहा। ये सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनाते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, ये जो डीप नेटवर्क सीखते हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ लेते हैं, हाँ, पर क्या हम सच में पूरी तरह समझ पाते हैं कि उनके अंदर की लेयर्स असल में क्या सीख रही हैं, वो दुनिया को कैसे देख रही हैं या समझ रही हैं? ये जो रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं, वो अभी भी काफी हद तक एक ब्लैक बॉक्स जैसी हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि मशीन की समझ को हम कितना समझ सकते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचना दिलचस्प है।